हेलो गाइस, वेलकम टू एजू संभव। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन पॉलिटी पे रहेगा एंड 50 एक्सप्लेनेटरी एमसीक्यूज हम करने वाले हैं जो कि आपके यूपीएससी एंड अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू रहेगा दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें आर्टिकल 163 दिया हुआ है एंड कहता है कि भाई वो गवर्नर की अपॉइंटमेंट से डील करता है। एंड जो सेकंड है इसमें आर्टिकल 11 है जो कहता है कि वो जो पार्लियामेंट की पावर है टू इनेक्ट लॉज रेगुलेटिंग सिटीजनशिप्स उसको रेगुलेट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नर का जो आर्टिकल 155 है उसके अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट का प्रोविज़न है, तो ये तो जो स्टेटमेंट है गलत हो जाएगी। एंड जो सेकंड है आर्टिकल 11 गिव्स पावर्स टू पार्लियामेंट टू एनेक्ट लॉज रेगुलेटिंग सिटीजन, ये कहता है कि भाई जो आर्टिकल 11 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि भाई आप सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाइए। जबकि आर्टिकल 5 to 10 में भी डिटेल्ड प्रोविजंस दिए हुए हैं सिटीजनशिप को लेके एंड इवन जो टर्मिनेशन है उसका भी प्रोसेस दिया हुआ है और जो सिटीजनशिप के एसेंशियल्स हैं वो दिए हुए हैं। तो आर्टिकल 11 जो है एक एडिशनल पावर देता है पार्लियामेंट को कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक लॉ बनाइए, ठीक है, जिसके ही मतलब बाद में सिटीजनशिप जो अमेंड एक्ट है वो आया है और उसके बाद उसमें अब जो अमेंडमेंट भी हुई है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो CAA काफ़ी हाईलाइट रहा है 2019 में, ठीक है, वो इस उसी का एक पार्ट है। तो उसी में वो अमेंडमेंट हुई है उसी एक्ट में जो पार्लियामेंट ने अंडर आर्टिकल बनाया है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है लेकिन सेकंड सही हो जाएगी, तो टू ओनली इसका आंसर रहेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्लेमेंसी पावर ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब क्लेमेंसी पावर जो प्रेसिडेंट की है उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। ये कहता है कि वाइल एडहरिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस प्रेसिडेंट हैज़ टू कंपल्सरीली अलाउ फॉर रिप्रेजेंटेशन बाय द अक्यूज्ड, एंड सेकंड है ही हैज़ टू गिव रीजंस इफ ही अराइव्स एट अ डिफरेंट डिसीजन देन द कोर्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डिसीजन से डिफरेंट कोर्ट के डिसीजन से डिफरेंट अगर प्रेसिडेंट अराइव करता है तो ऐसा कुछ नहीं कि उन्हें कोई रीजंस दे रहे होंगे। यस, उनका जो पेटिशन को एक्सेप्ट करना है, जैसे मर्सी पेटिशन है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्लेमेंसी पावर क्या है। ये जो हमारा आर्टिकल 72 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके अंदर प्रेसिडेंट को पावर होती है कि भाई अगर कोई जुडिशियल एरर है, ठीक है, जुडिशियल एरर नहीं भी है, अगर वो कंपनसेटरी ग्राउंड पे किसी को अगर जैसे किसी की लाइफ डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में चेंज करना चाहते हैं तो इस आर्टिकल के अंडर उनको पावर होती है। तो ये जो क्लेमेंसी पावर है ये माफ़ी की पावर होती है, जैसे कि पार्डन करना, रिप्राइव देना, रेस्पाइट देना, रेमिशन करना सेंटेंस का, सस्पेंड कर देना, कम्यूटेशन कर देना। तो ये कुछ पावर हैं जो उनको मिलती हैं। अब जो जुडिशियल ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेसिडेंट को रीज़न देना होगा अगर वो डिफरेंट डिसीजन पे आते हैं। ऑल दो अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं पेटिशन को, ठीक है, और अगर वो कम्यूट कर रहे हैं मतलब डेथ सेंटेंस को सीधे ही अगर सीधा मतलब बिल्कुल पार्डन कर रहे हैं तो उनको एक रिटर्न ऑर्डर देना होगा कि किस ग्राउंड पे वो कर रहे हैं, बट नॉट दैट कि वो सुप्रीम कोर्ट से अलग डिसीजन पे आए, ये नहीं। और फर्स्ट है कि वाइल एडहरिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस प्रेसिडेंट हैज टू कंपल्सरी अलाउ फॉर रिप्रेजेंटेशन बाय द अक्यूज्ड, तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, अक्यूज के पास कोई रिप्रेजेंटेशन का नहीं होता है। तो इसका टू ओनली रहेगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन रहेगा कि जो इंदिरा साहनी जजमेंट है 1992 की, विच इज़ वेरी फेमस जजमेंट, ठीक है, एंड पर्टेनिंग टू द रिजर्वेशन, एंड ये कहता है कि भाई इसने अलाउड किया रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू SC STs इन पब्लिक सर्विसेज। अब SC STs जो हमारे हैं उनको रिजर्वेशन होता है पब्लिक सर्विसेज में एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, और भी कुछ रिजर्वेशंस होते हैं एंड OBC भी एक कैटेगरी है जिसको रिजर्वेशन मिलता है। एंड अब EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस भी एक कैटेगरी है जिसको रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। तो ये कहता है कि जो इंदिरा साहनी जजमेंट थी 1992 की, वो रिजर्वेशन को प्रमोशन में भी मतलब अलाउड करने के लिए थी, जबकि ऐसा नहीं था। इंदिरा साहनी जजमेंट जो थी बहुत ही प्रोग्रेसिव जजमेंट थी जिसमें रिजर्वेशन के अगेंस्ट मतलब रिजर्वेशन को कास्ट को एक क्राइटेरिया ना मानने के लिए कहा गया था और स्टेट को भी वार्न किया था कोर्ट ने कि आप अगर 50% की कैपिंग जो होती है, ठीक है, 50% जनरल एंड 50% के अंदर ही आपको रिजर्वेशन देना होता है, आप उस कैप को भी क्रॉस मत कीजिए, अगर अदरवाइज ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। सो इस तरह की जजमेंट थी ये, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था। हाँ, लेकिन जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल 77th अमेंडमेंट थी एक्ट 1955 में जो 1995 में था, इसमें ये क्लॉज ऐड कर दिया था आर्टिकल 16 में।
कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसके बाद से ये चेंजेस हो गए थे। ठीक है, तो जब ये आर्टिकल हो गया ऐड, तो उसके बाद से जो SC STs थे उनको प्रमोशन में भी, मतलब सर्विस में जो इनिशियली आप सर्विस में जा रहे हो उसमें तो रिजर्वेशन मिलेगी, लेकिन प्रमोशन में भी जब डिसाइड होगा, ठीक है, प्रमोशंस के रूल होते हैं हर डिपार्टमेंट के, तो जब प्रमोशंस के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, एलिजिबल हो जाएंगे अदरवाइज, तो रिजर्वेशन SC STs को उसमें भी मिलेगा। तो फर्स्ट इसमें गलत हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट इसकी सही है। ठीक है, तो 2 ओनली रहेगा इसका आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है और इसका क्या रोल होगा? देखिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है, ऐसे ही AICT है। हर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशनल जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कुछ रेगुलेटिंग बॉडीज़ होती हैं। ऐसे ही हमारी जो प्रेस है, जो मीडिया है, उसकी भी रेगुलेटिंग बॉडी होगी। ठीक है, अब इसके बारे में आपको बिल्कुल एक, इसकी वेबसाइट से मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाता हूँ, वो आप देख के ज़्यादा क्लियरली समझ पाएंगे। ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है, इस पे आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय प्रेस परिषद के नाम से लिखा हुआ है। एंड देन इंट्रोडक्शन है, एक इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया थी, इट वॉज फर्स्ट सेटअप इन ईयर 1966। तो पहली इन्फॉर्मेशन यहाँ से ये मिल जाती है कि 1966 से आई थी, एंड बाय द पार्लियामेंट के द्वारा इसको लाया गया है, तो सेंट्रल बॉडी है। ठीक है, एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट प्रेस कमीशन, तो फर्स्ट प्रेस कमीशन की रिकमेंडेशन पे इसको लाया गया था, टू विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रिजर्विंग द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रेस इन इंडिया। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को प्रिजर्व करने के लिए एंड मेंटेन करने के लिए जो स्टैंडर्ड है प्रेस का, उसको इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, सेंट्रल बॉडी को। एंड ये प्रेस काउंसिल एक्ट के थ्रू बनाई गई है, मतलब एक स्टैचुरी बॉडी है, एक स्टैचू के अंडर इसकी क्रिएशन है। एंड इसका जो नेचर है क्वाशी जुडिशियल अथॉरिटी है। ठीक है, अगर कोई प्रेस के जो एथिक्स हैं उनको वायलेट करता है तो इसके अगेंस्ट कंप्लेंट हो सकती है, और जब कंप्लेंट होगी तो ये एज ए क्वाशी जुडिशियल बॉडी अपना एक्शन ले सकती है, किसी की मेंबरशिप अलाउ कर सकती है, किसी चैनल की मेंबरशिप अलाउ कर सकती है, वो डिसअलाउ कर सकती है। तो इस तरह के डिसीजन लेने का इनको राइट होता है। जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, रिटायर्ड, वो इसके चेयरपर्सन रहेंगे। ठीक है, चेयरमैन यहाँ पर लिखा, चेयरपर्सन समझिए, जेंडर न्यूट्रल होके। एंड काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 28 अदर मेंबर्स ऑफ whom 20 रिप्रेजेंट द प्रेस एंड आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेस वर्किंग जर्नलिस्ट एंड ओनर्स एंड मैनेजर ऑफ न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ एजेंसीज। तो ये नॉमिनेशन का भी प्रोसेस है, या आप इसकी स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो क्वेश्चन हमारा यही है कि PCI एक स्टैचुरी बॉडी है, बिल्कुल स्टैचुरी बॉडी है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है एक्ट ऑफ 1978 के अंदर आई है। ठीक है, प्रेस काउंसिल एक्ट के। एंड इट इज़ द वॉच डॉग, बिल्कुल वॉच डॉग है। ठीक है, बट ऑल फॉर्म्स ऑफ मीडिया नहीं है ये, अभी सोशल मीडिया इसके अंडर नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। द चेयरपर्सन ऑफ PCI बाय कन्वेक्शन हैज़ बीन रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल कन्वेंशन है, कोई रिटर्न लॉ नहीं है ये। ठीक है, तो इसमें 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला था, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। ये एक्ट आपने बहुत ही रेयरली सुना होगा, बट मैं बता देता हूँ कि ये जो पार्लियामेंट के प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट है, ये क्या है, एक एक्ट बनाया गया था कि जैसे ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अगर कोई भी अपॉइंटमेंट होनी है, किसी भी पब्लिक ऑफिस में होनी है, ठीक है, या फिर आप MP का इलेक्शन कंटेस्ट करना है, MLA का इलेक्शन कंटेस्ट करना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है, या फिर गवर्नर कहीं पे बनना है आपने, तो हर उसमें ना कंडीशन है, एलिजिबिलिटी में कंडीशन है, और डिस्क्वालिफिकेशन का भी ग्राउंड है कि इफ़ दैट पर्सन इज़ होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक वो है जो पेक्यूनरी इंटरेस्ट, मतलब पेक्यूनरी कुछ बेनिफिट्स, मतलब जो मनी से रिलेटेड कुछ बेनिफिट पर्सन को मिल रहे हों उस जॉब की वजह से, उस ऑफिस की वजह से, सो वो उस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसा पर्सन होल्ड करता है तो ही कैन नॉट कंटेस्ट फॉर MP MLA और एनी अदर पब्लिक ऑफिस ऑफ सिमिलर नेचर। ठीक है, बट ये एक्ट क्या है कि ये कुछ सर्टेन प्रोफेशंस हैं, जैसे कि देखिए चेयरपर्सन हो कोई पर्सन, जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है, ठीक है, एक इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस है, या फिर दिल्ली रूरल डेवलपमेंट बोर्ड है। ठीक है, ऐसे ही इस तरह की कुछ बॉडीज़ हैं, अगर इनका पर्सन चेयरपर्सन है, ठीक है, या किसी अदर कैपेसिटी में है, तो ये एक्ट के अंदर इनको एग्जेम्पशन मिल जाती है। ये ऑल्दो इनको प्रॉफिट मिलता रहा होता है, बट बाय द वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट दे कैन नॉट बी डिस्क्वालिफाइड।
तो कोई ऐसा एमपी जो इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के वजह से डिस्क्वालीफाई हुआ हो, तो जया बच्चन थी एनडीए गवर्नमेंट के टाइम पे, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था बिकॉज शी वाज होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कहता है कि द सेकंड जो इसका है, द एवर मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, 5 टाइम्स अमेंड हो चुका है और अभी नई अमेंडमेंट और आ सकती है इसमें। एंड द थर्ड इज द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द टर्म बट डज नॉट डिफाइन द टर्म। मेंशन है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार, बट it has not been defined as such. So 1 and 2 will be the right answer. So let's move on to next question. Which of the following agencies publishes the Freedom on Net report to measure the extent of internet freedom across the world? इसका आंसर फ्रीडम हाउस रहेगा। ठीक है, रीज़न इसलिए क्योंकि करती है, एंड आपको एक स्लाइड दिखा देता हूँ सो आपको फ्रीडम हाउस के रिगार्डिंग और जानकारी मिल पाए। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है, वेबसाइट का फर्स्ट पेज ओपन करते ही कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है जिसमें कहता है कि फ्रीडम ऑफ द नेट इज़ फ्रीडम हाउसेस एनुअल सर्वे। एनुअल सर्वे है, ईयरली होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सर्वे है ये, एंड इट एनालिसिस ऑफ इंटरनेट फ्रीडम अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, और इसमें जो याद रखने वाली चीज़ वो है कि एनुअल फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट है, कंट्री बाई कंट्री असेसमेंट है ऑनलाइन फ्रीडम की, और एक ग्लोबल ओवरव्यू देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे अभी हमारे करंट चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना जी हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि उनके जो ऑफिस की वो मतलब डिटेल्स हैं या फिर इंफॉर्मेशंस हैं, वो सेक्शन 8 के वर्च्यू से आरटीआई डिस्क्लोजर के अंडर नहीं है, मतलब आरटीआई में डिस्क्लोजर उनका नहीं मांगा सकता। तो ये गलत है, क्योंकि मैं आपको पूरा पढ़ा देता हूँ सेक्शन 80। अब आप सेक्शन 8 में देखेंगे तो ये इन्फॉर्मेशंस हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं। अब इसमें देखिए, एग्जेम्प्टेड भी नहीं है, ये एक तरह से ऑब्लिगेशन नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन देने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो एक तरह का ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन मांग नहीं सकता। मतलब अगर मांगता है तो कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको मिली जाएगी। और वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है एज पर सेक्शन 8, दैट इज इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड प्रेजुडिशली अफेक्ट द सोनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। देखिए ये 4-5 जो चीज़ें हैं, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ठीक है, सोनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, तो ये तो वैसे ही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का पार्ट है। इससे तो कई तरह के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी भी इंजॉयमेंट को कर्टेल करते हैं, तो ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन को तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो इसका है बी है, जो वो है कि इन्फॉर्मेशन विच हैज़ बीन एक्सप्रेसली फॉरबिडन टू बी पब्लिश्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो कोर्ट ऑफ लॉ की कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं, कुछ होती हैं जो कोर्ट चाहता है कि वो पब्लिश ना हो। ठीक है, पब्लिकेशन अलाउड नहीं होता, तो ऐसे केस में भी नहीं हो सकता, हमारा डिस्क्लोजर की ऑब्लिगेशन नहीं है। आरटीआई एक्ट में कोई एप्लीकेशन लगा के आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हो एज पर जैसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर रिगार्डिंग, वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पार्लियामेंट के प्रिविलेज हैं, वो तो वैसे ही अलाउड नहीं होते किसी को देना। नेक्स्ट इज इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखिए इनके लिए तो इनके इंडिविजुअल एक्ट भी हैं, कमर्शियल कॉन्फिडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रेड सीक्रेट को करने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट को करने के लिए। ठीक है, ट्रेडमार्क एक्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट है, तो इनको भी अगर अनलेस की कोई पब्लिक इंटरेस्ट है उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर में, अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो ये भी डिस्क्लोज नहीं हो सकती सेक्शन के अंडर। एग्जेम्प्ट है ये भी, ऑब्लिगेशन नहीं है इसको डिस्क्लोज करने की। फिफ्थ इज कोई इन्फॉर्मेशन जो फिडिशरी कैपेसिटी में किसी पर्सन के पास हो, मतलब विश्वसनीय कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो वो भी नहीं डिस्क्लोज करने की ऑब्लिगेशन है। नेक्स्ट इज इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, कोई फॉरेन गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन मिली हो, ठीक है, और वो कॉन्फिडेंस रखनी हो, तो वो भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। देन जी इज विच इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड एंडेजर, मतलब खतरे में डाले द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, और आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और असिस्टेंस गिवन इन कॉन्फिडेंस फॉर लॉ इन्फॉर्मेंट और सिक्योरिटी पर्पसेस। ठीक है, तो अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जो कि किसी पर्सन ने दी है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, ठीक है, और उसके डिस्क्लोजर होने पे किसी पर्सन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है उसकी लाइफ या फिजिकल सेफ्टी के लिए, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इम्पीड करती हो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को, वो भी नहीं होगी। कैबिनेट पेपर्स भी नहीं होंगे।
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसके और जो ग्राउंड बच रहे हैं। ठीक है, एक ग्राउंड और है जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अनलेस की कोई पब्लिक इंटरेस्ट है, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे नहीं मिलती। ठीक है, तो ये सेक्शन 4 है। ये क्या करता है, ये कहता है कि जो कोई पब्लिक अथॉरिटी उसको सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ही, बिना मांगे। सारे इन द सेंस मोस्टली जो इन डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन है, जैसे प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, और वर्किंग प्रोसेस हो गया, या और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए, जो पर्सन को पता होनी चाहिए, पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको करनी होती है। तो इसका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो जो ऑफिस है वो एग्जेम्प्ट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। एंड जो सेकंड ऑप्शन है कि सेक्शन 4 आरटीआई एक्ट प्रोवाइड फॉर ऑटोमेटिक डिस्क्लोजर ऑफ बाय पब्लिक एंटिटीज़, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक डिस्क्लोजर सारी इन्फॉर्मेशन का नहीं, बट जो मेनली इन्फॉर्मेशन हैं उनका डिस्क्लोजर करना होता है इन पब्लिक अथॉरिटीज़ को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेम्बल के बारे में है कि प्रेम्बल में 42 अमेंडमेंट के बाद क्या ऐड हुआ है। तो सोशलिस्ट एंड सेकुलर ही ऐड किए गए थे। इनके पीछे रीज़न भी था कि कंट्री को एक सोशलिस्ट टेंडेंसी प्रोवाइड करने की कोशिश की गई थी उस टाइम की गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और सेकुलरिज्म जो रिलीजियस बाइगॉटनेस बढ़ रही थी कंट्री में, उसको कंटेंट करने के लिए ये सेकुलर को भी ऐड किया गया था। एंड आज की डेट में ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जो सेकुलरिज्म। तो यही इसमें एडिशन हुआ था। प्रेजेंट प्रेम्बल का जो प्रेजेंट टेक्स्ट है वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो प्रेम्बल का जो टेक्स्ट है वो यही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन, सोवरेन मतलब इस पर कोई कंट्रोल ना हो बाहर का, एंड वो अपने आप में कैपेबल हो डिसीजन लेने के लिए। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट हो जो मतलब सोशल वेलफेयर स्टेट हो। सेकुलर हो जिस स्टेट का कोई रिलीजन ना हो। डेमोक्रेटिक हो, डेमोक्रेटिक जो आपको पता ही है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, पब्लिक की रिप्रेजेंटेशंस है, राइट हैं डिफरेंट तरह के ह्यूमन राइट्स। एंड रिपब्लिक हो, ठीक है, जिसमें आप रिपब्लिक में बेसिकली डायरेक्ट इलेक्शन का होता है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो जस्टिस मिले, सोशल मिले, सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक मतलब जो मनी रिलेटेड वेल्थ रिलेटेड है वो भी जस्टिस होना चाहिए, एंड पॉलिटिकल भी होना चाहिए। ठीक है, लिबर्टी होनी चाहिए, मतलब फ्रीडम होनी चाहिए ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी होनी चाहिए स्टेटस की, और अपॉर्चुनिटी में भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation। एंड यही अडॉप्शन की डेट है लैंड में इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द दिस 26th day of November 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रेम्बल है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मिरर कहा जाता है, एंड इसी को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मिरर कहते हैं। यही फर्स्ट पेज होता है जो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये हार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को जाके जब अंदर पढ़ेंगे इन डिटेल्स एंड इन पर्टिकुलर्स, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसी में से सब कुछ निकलता है। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट CAT। ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। देखिए आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जैसे कोर्ट होते हैं, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसी तरह एक ट्रिब्यूनल्स का भी मतलब क्वासी जुडिशियल बॉडी कह सकते हैं, जुडिशियल बॉडी इसको बोल सकते हैं, क्वासी जुडिशियल। ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये भी एज अ सिविल कोर्ट इनके पास कई पावर्स होती हैं इन कई केसेस में सिविल कोर्ट की तरह एक्ट करने की। ठीक है, तो बेसिकली जैसे इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, या फिर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, या सर्विस ऑफ कंडीशंस हैं किसी जॉब की, गवर्नमेंट बेसिकली यानी कि ऐसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, एक सेंट्रल ट्रिब्यूनल है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो 323 आर्टिकल है, 323A, वो एम्पावर करता है कि अगर भाई किसी की मतलब कंडीशंस ऑफ सर्विस हो, अपॉइंटमेंट हो पोस्ट पे या किसी जॉब में, ठीक है, उसके रिगार्डिंग अगर कोई इश्यूज़ हैं, कोई डिस्प्यूट अराइज होते हैं, ठीक है, कोई कंप्लेंट आती हैं, तो उनका रेजोल्यूशन करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए, और यही वो एक बॉडी है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है क्योंकि ये स्टेचुरी बॉडी है, इसे ये एक्ट के थ्रू बनाई गई है। जो द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 है उसके अंडर ये ट्रिब्यूनल बनाया गया है। अब आपके अंडर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका मेंशन है, ठीक है, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों नहीं है। भाई देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि एक प्रोसेस है कि जो डिस्प्यूट अगर इस तरह के राइज होते हैं तो देयर शैल बी ए ट्रिब्यूनल टू डिसाइड देम।
ठीक है। बट उसका ना कॉम्पोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ना उसकी सीट कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, वो कहाँ होगा ये भी नहीं दिया गया है। ठीक है। वो सब कैसे है, वो सब एक एक्ट बनाया है पार्लियामेंट ने, और उसमें कि कैसे प्रेसिडेंट होगा, कितने मेंबर होंगे, कहाँ उसकी सीट होगी, डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, स्टेट लेवल पे क्या होगा, और सेंट्रल लेवल पे क्या होगा, वो सारे एक एक्ट के अंदर है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, स्टैचुरी बॉडी है। ठीक है। नॉट जुडिशियल इन नेचर, नहीं जुडिशियल तो होती हैं। ठीक है। एंड अपील फ्रॉम डिसीजन ऑफ कैट लाइज डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट, नहीं भाई, हाई कोर्ट लाई करती है। ठीक है। तो इसमें नन ऑफ द अबव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये कॉन्स्टिट्यूशन की जजमेंट के थ्रू डेवलप हुआ प्रिंसिपल है। और जो जजमेंट है वो कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ पार्ट्स हैं वो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हैं, और उसको मतलब चाहे कुछ भी रीजंस हो, जो भी हो, आप उसको अमेंड नहीं कर सकते। मतलब चाहे मेजॉरिटी से करें, विद परमिशन ऑफ स्टेट्स करें, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी जिसमें जो होती है वो, उससे भी आप करें, लेकिन नहीं कर सकते बिकॉज ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा और ये बेसिक स्ट्रक्चर है। सो ये एमिनेबल है ही नहीं। तो ये कौन कौन से प्रिंसिपल हैं ऐसे। अब जैसे सेकुलरिज्म है, ठीक है, वेलफेयर स्टेट है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो तीनों ही हैं। तो तीनों ही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसमें 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी एसोसिएट विद द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। तो 356 तो फेमस है इसमें, जैसे कि आपको पता होगा 352 इज़ फॉर नेशनल एमरजेंसी एंड 356 इज़ फॉर व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ स्टेट फेल्स, ये 3 का हो जाएगा। एंड 360 फाइनेंशियल एमरजेंसी के लिए होता है। ये सबको पता है, आई होप, अगर नहीं पता तो अब पता लग गया है। तो मेनली तो 356 ही है, लेकिन जो 355 है ये क्या करता है, सेंटर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट करता है कि अगर स्टेट में कोई इंटरलियन रेबेलियन है या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन है, तो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रोटेक्शन देने की। एंड इन सच केसेस वो अगर जो स्टेट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रहा है, तो उसकी जो गवर्नमेंट है वो भी टेक ओवर की जा सकती है। सिमिलरली आर्टिकल 365 में है, अगर कोई सेंट्रल ने कोई अपनी एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में कोई डायरेक्शन दी है और स्टेट फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये एज्यूम किया जाएगा कि वो काइंड मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है। इन केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ओवरटेक कर सकती है, मतलब प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। तो 1 2 3 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 25 to 28 है, ये रिलीजियस जो फ्रीडम है, मतलब राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन मतलब ये है कि स्टेट का तो कोई रिलीजन होगा नहीं, लेकिन आपकी मर्जी है, आप कोई भी रिलीजन अपनाएं। आप हिंदू हैं मुस्लिम बने, मुस्लिम हैं हिंदू बने, क्रिश्चियन है आप चाहे मुस्लिम फेथ को अपनाएं, आप मुस्लिम से क्रिश्चियन बन जाएं, स्टेट को उससे कोई लेना देना नहीं है, आपका पर्सनल मैटर है और आपको पूरा राइट है। और जब आप बन जाते हैं अगर किसी रिलीजन के, तो आप उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, मतलब उसकी अच्छाइयाँ लोगों को बता सकते हैं, फैला सकते हैं उसको। ठीक है। अपने इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं उसी रिलीजन के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कोई अदर इंस्टीट्यूशंस भी। तो यही आर्टिकल 25 कहता है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, बिल्कुल। दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन, ऑब्वियसली ऑल पर्सन को ही अवेलेबल है, इसमें कोई भी पार्शलिटी नहीं है, रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रेस, सेक्स, कास्ट। ठीक है। स्टेट कैन नॉट रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी विच में बी एसोसिएट विद द रिलीजियस प्रैक्टिस। ये गलत है, स्टेट कर सकता है रेगुलेट। ठीक है। तो 1 and 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ RTI। ठीक है। इसमें है BCCI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ऑफिस ऑफ CGI, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो। देखिए, कुछ कोर्ट्स की जजमेंट के बाद ये अब क्लियर हो चुका है कि BCCI मतलब एक ऑल्दो कंट्रोल है इस पर, बट ये एक पब्लिक अथॉरिटी उस नेचर की नहीं है जिससे कि आप RTI के अंडर से इन्फॉर्मेशन ले सकें। ठीक है। तो ये BCCI एग्जाम्प्ट हो जाती है इसमें, तो एम्बिट में नहीं आती है, तो BCCI हो जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो भी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑफिस ऑफ CGI से कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। एंड सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उससे भी आप मतलब नहीं ले सकते कोई इन्फॉर्मेशन, ऑब्लिगेशन नहीं है उनकी भी। तो ये RTI के एम्बिट से बाहर हैं, ये BCCI, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो। एंड NGO सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय स्टेट, ये भी मतलब इससे भी नहीं ले सकते, सॉरी ले सकते हैं क्योंकि ये सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय स्टेट है, तो ये इसके एम्बिट में आ जाएगी। तो जो नहीं है एम्बिट में उस पर टिक करना है हमें। तो फर्स्ट है, सेकंड है
एंड 4th है। तो 1, 2 एंड 4 इसमें है, चीज़ सी है, ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर नॉट कन्फर्ड ऑन द ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया? Political rights on being registered as voter, rights with regard to equality of opportunity in matters of public employment under Article 16। देखो ये ओवरसीज सिटीजनशिप क्या है। देखो अगर कोई पर्सन है इंडियन ओरिजिन का, वो किसी अलग कंट्री में पैदा हो जाता है, ठीक है, या रहने लगता है, वहाँ की सिटीजनशिप ले लेता है। अब इंडिया में तो डुअल सिटीजनशिप हो ले ही नहीं सकते आप, और कहीं और की सिटीजनशिप ले ली तो इंडिया की सिटीजनशिप आपकी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गई, ठीक है। तो अब आप जब टर्मिनेट हो गई तो आप इंडिया आओगे कैसे? वीज़ा लगा के आओगे अदर लोगों की तरह, जैसे और कंट्रीज़ के आते हैं, ठीक है। तो अब अपनी कंट्री में इस तरह से आना काइंड ऑफ एक उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए ये ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का प्रोविज़न लाया गया। ये सेक्शन 7A ऐड किया गया सिटीजनशिप एक्ट में, जिसमें ये ओवरसीज सिटीजन हैं इनको ना रेसिडेंस के लिए फैसिलिटी दी गई कि आप अपना जब आए मन करे आओ, जब मन करे जाओ। आप चाहे इंडिया के सिटीजन नहीं हो, लेकिन आप रेजिडेंट फैसिलिटी इनको प्रोवाइड की गई। इस तरह का इनको जैसे कार्ड दिख रहा है, पासपोर्ट दिया गया, ठीक है। बट जब ये सिटीजन नहीं है, ये सिटीजन नहीं है, ये बात बिल्कुल अपने माइंड में डाल लो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आ सकता है कि ये सिटीजन नहीं है, ये रेजिडेंशियल फैसिलिटी मिलती है इनको बस। और अगर ये सिटीजन ही नहीं है, चाहे लिख रहा हो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, बट ये सिटीजन नहीं है, तो जब सिटीजन ही नहीं है भाई, तो ना तो ये वोटिंग लिस्ट में डाल सकते हैं खुद को, क्योंकि वोटिंग लिस्ट आप पढ़ो, खोल के देखो वेबसाइट पे, यू हैव टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एमएलए आपने बनना है तो यू हैव टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल। आप किसी यूपीएससी के एग्जाम में अप्लाई कर रहे हैं, किसी अदर एग्जाम में अप्लाई कर रहे हैं, यू हैव टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। कुछ केसेस में नहीं है, मतलब कुछ केसेस में एग्जाम्पशन मिल जाती है, बट मोस्टली केसेस में इफ़ यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट एलिजिबल। तो वो भाई पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। नॉट कन्फर्ड राइट है फर्स्ट, एंड राइट विद इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी ये भी नहीं है, ये भी राइट सिटीजन के राइट है, किसी बाहर के लोगों के लिए नहीं है। तो बोथ 1 एंड 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। मूव ऑन करने से पहले आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके हेल्प करेगा कि कौन ऑनलाइन जो OCI सर्विसेज हैं उसके एक्ट कौन सिटीजनशिप्स के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन इंडियन सिटीजन बन सकता है, ठीक है। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और आप ये वेबसाइट भी इनकी ओपन करके देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द राज्यसभा हैज़ नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड ए मनी बिल। ये बिल्कुल सही है, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती मनी बिल को लेके, ये एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है पार्लियामेंट को, सॉरी लोकसभा का। एंड द मोटिव ऑफ डिसीजन ऑफ द स्पीकर इन सर्टिफाइंग मनी बिल कैन नॉट बी चैलेंज द जुडिशरी, एवरीथिंग कैन बी चैलेंज इन जुडिशरी। तो 1 ओनली इसका रहेगा, ठीक है। वो नो डाउट जुडिशरी की डिस्क्रिप्शन होती है, वो पर्टिकुलर इशू को ले ना ले, बट कैन नॉट बी कहीं आ जाता है अगर, तो उसको हमेशा गलत करो, क्योंकि जुडिशरी में सब कुछ चैलेंज हो सकता है बाय वे ऑफ रिट, बाय वे ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन, बाय वे ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत वास्ट पावर है, उसमें आप कुछ भी नहीं रोक सकते। हाँ, पहले हाई कोर्ट में होगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगा, ये अलग इशू है, ठीक है। बट कैन नॉट जहाँ पे आ जाए उस स्टेटमेंट को डायरेक्ट गलत कर दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? द नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा कैन बी ऑल्टर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। एंड शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एलोकेशन ऑफ पार्लियामेंट सीट टू स्टेट्स। एलोकेशन ऑफ पार्लियामेंट सीट तो स्टेट्स नहीं है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, तो ये गलत हो जाएगा भाई। सीट्स तो स्टेट्स नहीं है, स्टेट्स को पर्टिकुलर नहीं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को है ये, ठीक है। पार्लियामेंट्री सीट्स भी नहीं, लोअर हाउस अपर हाउस की सीट्स हैं इसमें जो ये एलोकेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसमें नाइदर 1 और नाइदर 2 रहेगा इसका आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस, अब ये कहते हैं कि जो सीट्स आर रिजर्व फॉर देम इन द लोकसभा, इनके लिए 2 सीट रिजर्व होती थी, ठीक है, वो भी अब बंद हो गई हैं, वो भी 2019 में उसको भी एबोलिश कर दिया गया था। तो ये वैसे गलत हो जाएगा जब एबोलिश हो ही गया। एंड दे कैन जॉइन एनी कैन जॉइन पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ बीइंग नॉमिनेटेड इन द काउंसिल। ऐसा भी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी करेंगे तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो नाइदर 1 एंड नाइदर 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मोशंस मूव इन पार्लियामेंट। पासिंग ऑफ सेंसर मोशन लीड्स टू रिजाइनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। सेंसर मोशन से गवर्नमेंट रिजाइन नहीं करती भाई। सेंसर मोशन अगर पास हुआ है तो क्या होगा, एक हार्श क्रिटिसिज्म होता है, मतलब बहुत हार्श लेवल पे क्रिटिसिज्म होता है पर्टिकुलर मिनिस्टर का या फिर पूरी गवर्नमेंट का, बट वो मेजॉरिटी शो करके उस सेंसर की जो मतलब मूव किया है उनके अगेंस्ट पास हुआ है, उसके जो इफेक्ट है उसको चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। एंड प्रिविलेज मोशन कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट ए नॉन मेंबर। तो ये प्रिविलेज जो मोशन है ये क्या होता है, अगर प्रिविलेज होते हैं जैसे मेंबर हैं, अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर, तो आपको कुछ प्रिविलेजेस होते हैं कि आप बोल सकते हैं, उसके लिए आप किसी कोर्ट में लायबल नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई प्रिविलेज की वॉयलेशन कब होगी, जैसे ना अभी हमारे जो रिटायर्ड ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं रंजन गोगोई जी, उन्होंने कुछ इस तरह से बोला कि अगर मैं किसी ट्रिब्यूनल का मेंबर होता तो मुझे राज्यसभा के मेंबर होने से ज़्यादा एमेंडमेंट्स मिलते, ज़्यादा पेंशन मिलती, ठीक है। तो उन्होंने कुछ इस तरह से मतलब डेरोगेटरी रिमार्क्स भी दिए थे राज्यसभा के रिगार्डिंग, तो उनके अगेंस्ट भी प्रिविलेज मोशंस मूव कर दिया गया। ऐसे ही बीजेपी गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर हैं, कल्चर मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने जो बोर्ड है उसमें एक पर्सन को एज ए चेयरमैन नियुक्त कर दिया, अपॉइंट कर दिया। अब जब उनकी क्वालिफिकेशन देखी गई तो कंप्लीट नहीं थी, मतलब एलिजिबिलिटी पूरी नहीं थी, तो उनके अगेंस्ट भी प्रिविलेज मोशन मूव कर दिया गया कि आपने प्रिविलेज का गलत फ़ायदा उठाया है। तो ये प्रिविलेज मोशन होता है, ठीक है। अब ये अगेंस्ट नॉन मेंबर लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है, ठीक है। बट पासिंग ऑफ सेंसर मोशन लीड नहीं करेगा रिजाइनिंग ऑफ गवर्नमेंट के, तो 2 ऑनली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। देखो मोशंस ना ये, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में तो पूरी गवर्नमेंट को ही रिजाइन करना पड़ता है। एडजस्टमेंट मोशन ये भी लोकसभा में ही होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी भी राज्यसभा में नहीं पास होता, राज्यसभा नहीं होगा। ना ही एडजस्टमेंट मोशन होगा, ये भी इंपॉर्टेंट मोशन है, ठीक है। क्लोजर और प्रिविलेज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन तो ये है कि कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन, तो फर्स्ट एंड सेकंड इसका रहेगा, ये दोनों नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 प्रोवाइड्स फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजनशिप टू ऑल माइनॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। देखो क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है भाई, क्योंकि कंट्रीज तो वही हैं इंडिया, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, लेकिन ऑल माइनॉरिटीज़ नहीं है, पूरी लिस्ट है। हिंदू हैं, सिख हैं, और क्रिश्चियंस हैं, पारसीज हैं, जैनिज़ हैं और बुद्धिस्ट। मुस्लिम्स नहीं है, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में भी नहीं है, लेकिन ऑल माइनॉरिटीज़ नहीं है। अब कई और भी माइनॉरिटीज़ हो सकती हैं इन कंट्रीज़ में, लेकिन उनको कोई अलाउड नहीं करेंगे। अगर इनमें फॉल करती हैं तो ये होंगी। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, जबकि लग रहा है सही देखने में, तो ये थोड़ा ध्यान से। इट ऑल्सो कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ओवरसीज़ के बारे में भी पढ़ाई है हमने, सिटीजन होते नहीं हैं लेकिन कहाँ उनको ओवरसीज सिटीजन जाता है, वो एक रेसिडेंट ही होते हैं। तो हाँ, उनके लिए भी कुछ अमेंडमेंट आई है कि अगर वो किसी लॉ को तोड़ते हैं इंडिया में रह के, तो पार्लियामेंट कैन डिसाइड कि भाई उनकी जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाए, ठीक है जी। तो इसमें 2 ओनली रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कैन बी इनिशिएटेड इन द आइदर सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। देखो अमेरिका में क्या होता है, कांग्रेस होती है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, उसमें एक तो सीनेट होती है, सीनेट जो सीनियर हाउस होता है। उसमें क्या होता है कि 50 स्टेट है अमेरिका में, हर स्टेट में से 2 मेंबर अपॉइंट होते हैं, मतलब इलेक्ट होते हैं, ठीक है। और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो एग्जैक्ट स्ट्रेंथ मुझे याद नहीं, लेकिन ये जो नॉर्मल जनरल इलेक्शन होता है उसकी तरह होते हैं। और इसकी आई थिंक स्ट्रेंथ आई एम नॉट श्योर 400 समथिंग होती है। तो ठीक है, 430 पता नहीं 35 कुछ होती है, आई एम नॉट श्योर, बट अराउंड इसी के होगी, ठीक है। तो जो स्ट्रेंथ होती है ये टोटल स्ट्रेंथ 535 होती है, तो हाँ 435 इसमें ये हो जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड होते हैं, और बाकी हो जाएंगे सीनेट के 100, ठीक है, जो हर स्टेट से 2 सिलेक्ट होकर आते हैं। अब होता क्या है कि अगर इम्पीच करना है प्रेसिडेंट को, तो इनका प्रोसेस ये रहेगा कि एक तो ना ग्राउंड होते हैं इनके, जैसे मिसकंडक्ट होना चाहिए, कोई ट्रीजन होना चाहिए, ब्राइवरी होना चाहिए, या कोई और बड़ा क्राइम होना चाहिए, तभी होगा वो। तो जो कोई भी मेंबर इनका ला सकता है, कोई सीनेट में लाने की ज़रूरत नहीं है, और वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लाया जाएगा, तो लोअर हाउस लाएगा। तो जब लोअर हाउस लाएगा तो कोई भी पर्सन ला सकता है, और वो सिंपल मेजॉरिटी से ना कंसीडर होने चाहिए चार्ज, मतलब पास होने चाहिए। तो एक बार अगर हाउस ने कर दिया 51% मेजॉरिटी के साथ, कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं, सिंपल मेजॉरिटी के साथ ही, तो प्रोसेस एक ट्रायल की स्टेज पे आ जाता है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का भी रोल होता है, जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस हैं वो इनके सिट करते हैं, और एंड में डिसीजन होता है सीनेट का, एज ए जुरी वर्क करती है सीनेट भी उधर। तो एंड में डिसीजन होता है सीनेट का, अगर सीनेट ने डिसाइड कर दिया, मतलब 2/3 मेजॉरिटी से अगर सीनेट ने पास कर दिया कि हाँ भाई इम्पीचमेंट राइट है, तो फिर इम्पीचमेंट हो जाता है, और वाइस प्रेसिडेंट जो अमेरिका का होता है वो प्रेसिडेंट की पोजीशन एज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो
ये तो इनका इम्पीचमेंट प्रोसेस हो गया, तो सीनेट में लाने का कोई वो नहीं है, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आएगा, आइदर नहीं, पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही आना लाना होगा, ठीक है। एंड यूएस प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड इफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पास द इम्पीचमेंट रेजल्ट बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3। गलत, सीनेट को करना होता है वो, इनको तो 51% की सिंपल मेजॉरिटी से भी कर सकते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन द राज्यसभा। जो फर्स्ट स्टेटमेंट वो भी गलत है, क्योंकि सीनेट में नहीं होगा, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इनिशिएट होगा। और सेकंड ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट स्टैंड इम्पीच्ड इफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पासिस द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन विद मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3। नहीं जी, पहले ये सिंपल मेजॉरिटी से पास करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बैठेंगे, और फिर सीनेट जब डिसाइड करेगा फाइनल एज जूरी 2/3 मेजॉरिटी से सीनेट जब करेगा तब ये पास होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और ये कहता है कि इंडिया का जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है, मतलब सॉरी ओनली राज्यसभा में हो सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ हो सकता है, मतलब किसी भी हाउस में हो सकता है, इधर लोकसभा या राज्यसभा, तो स्टेटमेंट ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। नन ऑफ द अबव इसका आएगा, जो ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, सॉरी, मतलब वो मे भी हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक रही है, तो नन ऑफ द इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय पब्लिक अथॉरिटीज़। इसमें पहली स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगी, क्योंकि ये तो प्रोवाइड करता है, ठीक है, हाँ, तो इनकरेक्ट, तो ये हो जाएगा ए, मतलब इसका 1 तो हो ही गया है। एंड एवरी एप्लीकेशन ऑफ आरटीआई मस्ट डिस्क्लोज रीजन फॉर द इन्फॉर्मेशन सोर्ट, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है, तो ये भी सही है इसमें, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो बोथ 1 और 2 सही हो जाएंगे। ये फिर एक क्वेश्चन आ जाता है डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन पे, कि ये मिनिस्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है जो इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन के, ये गलत है, क्योंकि इसका जो सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी होते हैं वो एक्स ऑफिशियल होते हैं, ना कि मिनिस्टर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी सर। एंड इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी एट द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, तो हाईएस्ट डिसीजन बॉडी है क्या ये, मतलब जो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड डिसीजन लेती है, सही हो जाएगा, इससे बड़ी कौन सी बॉडी होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन ऑफ इंडियन सिटीजन्स NRIC विल बी मेड आउट ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। देखो नेशनल पॉपुलेशन में क्या है, इसमें फॉरेन जो पीपल है उनकी भी पॉपुलेशन अगर इंडिया में है वो भी इंक्लूड होती है, और जो NRC है इसमें सिर्फ जो इंडियन सिटीजनशिप हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, उन्हीं की काउंटिंग रहेगी। तो NPR विल कंप्राइज ऑफ ओनली सिटीजन्स एंड विल नॉट इंक्लूड फॉरनर्स। NPR में तो फॉरनर्स हैं भाई, जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। देखिए इसमें शब्द क्या यूज़ हो रहा है, पॉपुलेशन, उसमें यूज़ हो रहा है सिटीजन, तो सिटीजन होने के अलग राइट, अलग एलिजिबिलिटी हैं, पॉपुलेशन होने का अलग एलिजिबिलिटी। यू कैन बी ए पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री बट यू एट द सेम टाइम नॉट बीइंग अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, ठीक है, तो ये फॉरेन भी इंक्लूड करेगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो 1 ओनली इसका रहेगा। नेक्स्ट पे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैव बीन टेकन इन द कंस्टिट्यूशन बाय द गुड गवर्नेंस इंडेक्स, पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमिक गवर्नेंस, डेवलपमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। ये आपको ना लिंक दिया हुआ मैंने, ये आप पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, इसकी डिटेल रिपोर्ट है। अब देखिए मैं लेक्चर इसके ऊपर बना दूंगा, लेकिन इस MCQ सेशन में इसको पढ़ाना पॉसिबल नहीं था, तो एक बार मैं आपको इसके स्लाइड दिखा देता हूँ। देखिए ये ग्राउंड रहेंगे इसके, मतलब जो इसके इंक्लूड जो इसमें किया गया है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज़, इकोनॉमिक गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट, ठीक है। और जो डाटा सोर्सेस हैं वो भी दे रखे हैं, सेंसस ऑफ इंडिया, इंडियन पब्लिक फाइनेंस स्टेटिस्टिक्स, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इन सब से मतलब ये डाटा कलेक्ट करके ये कंपाइल किया गया है। तो हमारा क्वेश्चन वहीं की वहीं है कि पब्लिक हेल्थ अभी पढ़ा है, होता है, इकोनॉमिक गवर्नेंस ही होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होता है, एनवायरनमेंट होता है, तो 1, 2 एंड 4 इसका आंसर हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेफरेंस टू द गुड गवर्नेंस इंडेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय नीति आयोग। नहीं जी, DOPT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इसको करता है, तो नीति आयोग नहीं करता है। इन द इंडेक्स ओवरऑल साउदर्न स्टेट्स हैव परफॉर्म बेटर देन नॉर्दर्न स्टेट्स। अब जो आपको ग्राउंड तो मैंने बता ही दिए थे कि कौन कौन से ग्राउंड पे ये है, ठीक है, हाँ, बट साउदर्न स्टेट का परफॉर्मेंस इसमें बेटर है। परफॉर्मेंस पे भी एक आगे क्वेश्चंस डालेंगे पूरा स्टेट वाइज, वो भी कर लेंगे, बट अभी इसमें इतना इन्फॉर्मेशन रखिए कि नॉर्दर्न स्टेट्स से अच्छा परफॉर्म किया है साउदर्न स्टेट्स ने।
जो ये सारे ग्राउंड्स बताए थे अभी, ठीक है, इन सब में ये पब्लिक हेल्थ, एनवायरनमेंट, ये सारा जो है इसमें साउदर्न स्टेट्स ने बेटर परफॉर्म किया है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम गिवन अंडर आर्टिकल 19(1)। 19 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें और भी प्रोफेशन की भी है, मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी है, और इस तरह की फ्रीडम इसमें दी गई हैं, जिसमें मतलब मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर हो गए, वो सब इसी के अंडर से पावर गेन करते हैं। तो इसमें कहता है कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो आर्टिकल 19(1) में दे रखी हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए ये हो जाएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो पब्लिक ऑर्डर है इसमें, बिल्कुल है, जो 19(1) में दे रखे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करोगे वो भी आप मतलब उसकी भी आपको स्पीच की वो मतलब स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना मेनली, तो इसका तो वो आपको नहीं है अलाउड। अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करोगे देन वो रेस्ट्रिक्शन में आ जाता है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, अगर आपकी स्पीच है या एक्सप्रेशन का जो राइट है वो वॉयलेट करता है तो भी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट है आपकी स्पीच से। फ्रेंड रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज़, तो ये चारों आ जाते हैं, आप कहीं भी पढ़ोगे ना रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में। पब्लिक ऑर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंड रिलेशन फॉरेन स्टेट, ये आ ही जाते हैं। तो आंसर तो इसका ही रहेगा, चारों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेड टू बी फेडरल इन नेचर। फेडरल क्या होता है कि जिसमें मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, इसको फेडरल कहते हैं। मतलब स्टेट और स्टेट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट जो इसमें मेन होती है और स्टेट उसके पार्ट होते हैं। तो और स्टेट्स को भी इंडिपेंडेंस होती है एक मतलब लिमिटेड लेवल पे। तो इसका जो फेडरल नेचर का क्या क्या है, ये क्वेश्चन कई बार स्ट्रक करता है। अब सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, स्टेट्स के अपने राइट हैं, सेंटर के अपने राइट्स हैं, ना स्टेट बाहर जा सकता है ना सेंटर जा सकती है, तो फेडरल नेचर है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है, तो कभी भी सेंटर की तरफ झुकाव नहीं होगा, दोनों को इक्वल राइट मिलेंगे एज पर लॉ। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ये नहीं होगा भाई। सेवन्थ शेड्यूल है, सेवन्थ शेड्यूल क्या बताता है भाई। देखिए सेवन्थ शेड्यूल में जो लिस्ट है ना, 3 लिस्ट है हमारी, कॉन्करेंट, स्टेट एंड यूनियन। तो इनमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं, यूनियन के अलग सब्जेक्ट हैं, स्टेट के अलग सब्जेक्ट हैं। कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों को मतलब डिफरेंट केसेस में डिफरेंट राइट है, जबकि सेंटर को मतलब फिर भी एक एडवांटेज है, ज़्यादा राइट्स हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेट। कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई डबल लॉ बन जाता है, जैसे स्टेट भी बना देता है एंड सेंटर भी सेम सब्जेक्ट पे लॉ बना देती है, तो स्टेट का ही तो सेंटर का ही एप्लीकेबल होगा। और कई केसेस में स्टेट सेंटर से रिक्वेस्ट करके स्टेट्स के लिए भी लॉ बनवा सकती है, ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट पे भी। तो सेंटर का इसमें पलड़ा भारी होता है। तो 7 शेड्यूल जो है, बट कहीं ना कहीं देखिए इसमें स्टेट्स को भी तो राइट मिल ही रहे हैं, अपने पर सब्जेक्ट मिल ही रहे हैं। तो फेडरलिज्म का भी ये एक तरह से कह सकते हैं आप, ये है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है, ऑल इंडिया सर्विस भी नहीं है, ये भी फेडरलिज्म का कोई फीचर नहीं है भाई, ठीक है। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें 1, 2 एंड 4 आंसर हो जाएगा इसका, सी वाला। ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट रिक्वायर्स अप्रूवल बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। देखो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट आपने सुना होगा, 368 के अंडर होती है, आर्टिकल 368 के। अब जो अमेंडमेंट है वो एक होती है सिंपल अमेंडमेंट, मतलब अमेंडमेंट होती है जो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाती है, ठीक है। और एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी, और एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी विद द मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स, मतलब जिसमें स्टेट की भी एग्रीमेंट चाहिए होता है। तो ये कहता है कि अगर कॉलेजियम सिस्टम को जो कॉलेजियम सिस्टम है टाइम का, जजेस की अपॉइंटमेंट का, उसको रिप्लेस करना है एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी से, तो उसमें स्टेट लेजिस्लेचर्स की परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, मतलब स्पेशल अमेंडमेंट इस केस में होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें देखिए मेनली क्या रहेगा, जो जुडिशियल सब्जेक्ट है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जो जुडिशरी है भाई, वो कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। तो अगर आप इतना बड़ा अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करेंगे तो आपको ये स्टेट लेजिस्लेचर की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो स्पेशल अमेंडमेंट की पड़ेगी, स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट करने की विद द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर। सेकंड इसमें है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ तेलंगाना, जो तेलंगाना का स्टेट बना था, उसके लिए देखिए जो आर्टिकल 1 से 5 है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, उसके अंदर जो इंडिया की टेरिटरीज़ हैं उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए गए हैं। तो पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से किसी भी स्टेट को चेंज करके
उसको बायोफिकेट कर सकती है, उसका नाम बदल सकती है, या कुछ डिस्ट्रिक्ट को मिला के नया स्टेट बना सकती है। उसके लिए कोई तो मेजॉरिटी की मतलब स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है। और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती, ये भी सेंट्रल का लॉ है। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से अमेंडमेंट के लिए स्टेट लेजिस्लेचर की परमिशन की ज़रूरत है, तो ओनली वन, सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम को चेंज करने के लिए। विद रेफरेंस टू ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द 44th अमेंडमेंट एक्ट हैज़ enabled द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बाय द इंडियन पार्लियामेंट। पहले क्या था कि ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी होती थी। ठीक है। लेकिन 42nd अमेंडमेंट आई, उसमें ये 44 नहीं थी, ये 42nd में हो गया था। ठीक है। 42nd अमेंडमेंट में ही ये प्रोविज़न कर दिया गया कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उसी के मतलब फुट स्टेप पे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी क्रिएट की जा सकती है। एंड द नेक्स्ट इज एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट एग्री टू द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। देखिए, इसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाफ स्टेट लेजिस्लेचर मानने चाहिए। पार्लियामेंट ऑथराइज है तो पार्लियामेंट ही लॉ बना देगी इस पर। ठीक है। दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे इसमें। अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ। ये अभी तक भी नहीं एप्लीकेबल हुआ है, क्योंकि इसमें स्टेट्स की डिमांड्स है कि भाई हमारी लैंग्वेज डिफरेंट है, कल्चर अलग है। आप एक नेशनल लेवल पे टेस्ट करवा के अगर अपॉइंटमेंट करोगे तो कौन से स्टेट का पर्सन आगे पता नहीं यहाँ पे अपॉइंटमेंट ले ले, एंड उसको बाद में लैंग्वेज प्रॉब्लम आए, या फिर देखिए अलग अलग रिचुअल्स एंड कल्चर होते हैं हर पर्सन के। जैसे आपके लिए किसी के लिए पैट्रियार्की एक्सेप्टेड फॉर्म हो सकती है, और आपको पता लग रहा है कि ट्राइबल एरिया में पैट्रियार्की अलाउड ही नहीं है, वहाँ पे मैट्रियार्की सिस्टम चल रहा है। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है आपकी जजमेंट में भी। तो ये स्टेट्स के कुछ इश्यूज़ हैं, और लैंग्वेज का भी इश्यूज़ है। अब लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, 14th रिपोर्ट थी 1958 में, तभी से इसकी डिमांड स्टार्ट हो गई थी। 1978 में फिर डिमांड हुई थी रिपोर्ट से ही। एंड पार्लियामेंट की कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी, जो कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस होती है, उसने भी बोला था, रिकमेंड किया था अपनी एक रिपोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी स्टैंड ऐसा ही रहा है कि इवन 1992 में तो एक केस में जो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन थी उन्होंने किया था, उन्होंने तो डायरेक्ट तक कर दिया था सेंटर को कि भाई ये इस्टेब्लिश करो नेशनल जुडिशियल और नेशनल ये मतलब अपॉइंटमेंट के लिए नेशनल एक कमीशन बनाओ। एंड 1993 में क्या होता है कि एक साल बाद ही कुछ चेंजेस आते हैं, उस सेंटर को डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है कि आप बना दीजिए, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है कि आप अभी बनाओ इसे। ठीक है। और 223 एंड 224 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल हैं, उसमें क्या होता है कि हाई कोर्ट होता है स्टेट का, और जो स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो दोनों मिलकर टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। और इंटरव्यू जो होता है वो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो लेते हैं, तो वो ले लें इंटरव्यू, उसके बाद ही कोई आप किसी स्टेट में जज लग सकते हो। तो ये बेसिकली प्रोविजंस होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।